A very good morning to all of you, 11th class students. Now we are going to discuss the last objective of business is individual objective. हमने जब बिजनेस के बारे में स्टडी की थी उस टाइम बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आया वो आया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमने इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को पढ़ा, उसके बाद हमने नॉन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव और थर्ड वन है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसका सेकंड नेम है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर इंडिविजुअल को डिनोट किया गया है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि बिजनेस जो है वो कैपिटल पर डिपेंड करता है। कैपिटल के अंदर 5 एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। उन 5 एलिमेंट में एक एलिमेंट ह्यूमन बीइंग भी है, जिसे कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज ए कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट इज ए सोल ऑफ एवरी बिजनेस और बिजनेस एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो सोल का काम करता है, जो आत्मा का काम करता है, वो है ह्यूमन बीइंग। हर एक बिजनेस पार्टनर्स के पास आपका कैश भी हो, आपका मशीनरी भी हो, रॉ मटेरियल भी हो, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो बिजनेस या बिजनेस एंटरप्राइज सक्सेस नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने ऐसे ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को यानी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने की कोशिश की है, और उस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन से बिजनेस पर्पस से उसको बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कहा है इट इज रिलेटेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है ये हर बिजनेसमैन के लिए, हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ कंसर्न होना। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर बिजनेस रन करने के लिए या किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जहां पर कैश जरूरी है, मशीनरी जरूरी है, रॉ मटेरियल जरूरी है, स्टॉक जरूरी है, वहीं पर ह्यूमन बीइंग यानी कि एम्प्लॉय का होना भी उसको बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन बिजनेस। अगर आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो एम्प्लॉय की यानी कि इंडिविजुअल की, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत हर जगह है। उसकी अपनी एक वैल्यूएबल क्या कहें कंडीशन है, वो एक रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के सक्सेस के अंदर। The business must take care of their employees by pursuing individual objectives। और हर बिजनेस या हर बिजनेसमैन का सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो है टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। जब तक कोई भी बिजनेसमैन और कोई भी एंटरप्राइज अपने यहाँ के एम्प्लॉय की टेक केयर नहीं करेगी, उसकी नीड को, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी, उसको मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है, तो वो जब तक वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर सकती। क्योंकि हर चीज़ जो है, आपका कैश भी, आपका बिजनेस भी, आपका मशीनरी भी, आपका स्टॉक भी, आपका रॉ मटेरियल भी, आपका प्रोडक्शन भी, आपकी सेल भी, आपकी परचेज भी, आपका मैनेजमेंट भी, सब चीज़ें डिपेंड किस पर हैं? एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है। तो हर डिपार्टमेंट जो आपके कंपनी के अंदर है वो तभी
कोऑर्डिनेट कर सकता है जब आप अपने यहाँ के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो। और उसे मोटिवेट करने के लिए दो सोर्सेज अवेलेबल हैं, एक फाइनेंशियल सोर्सेज और एक नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो हमें दो रिसोर्सेज को जरूर यूज करना होगा, वेदर द फाइनेंशियल और द नॉन फाइनेंशियल। कभी एक बिजनेसमैन जो है वो कभी फाइनेंशियल सोर्सेज यूज करता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और कभी वो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज करता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने में हम ये एनालाइज करेंगे, हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि हम जिन पॉइंट्स को इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल सोर्सेज को बिलोंग करते हैं या नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। So every business enterprise and every business has a liability to provide good working internal condition to an employee. हर बिजनेसमैन का, हर बिजनेस एंटरप्राइज का पहली लाइबिलिटी है कि अपने यहाँ पर वर्किंग करने वालों के लिए यानी कि अपने एम्प्लॉय के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। दूसरा पॉइंट, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्किंग कर रहा है आज के कंपटीशन के दौर में हम उसे चाहे वो लेबर के रूप में हम उसे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी वेजेस, और अगर हम उसे सैलरीड पर्सन के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर या हाई लेवल मैनेजमेंट पर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी सैलरी और उसकी वेजेस इतनी ज़रूर हो जाए कि अगर वो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपनी सैलरी को डिस्कस करने लगे तो हम उसकी सैलरी इतनी ज़रूर दे रहे हों, हम उसकी वेजेस इतनी ज़रूर दे रहे हों तो उसकी अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें। और अगर वो अपनी सैलरी, अपनी वेजेस को कंपैरिजन अदर पर्सन के साथ करने लगे उसी सेम डेजिग्नेशन, उसी सेम वर्किंग कंडीशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसे जो है वो अनसेटिस्फैक्शन हासिल ना हो। थर्ड पॉइंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। अब ये भी एक तरह का मोटिवेशनल पार्ट है अपने यहाँ के एम्प्लॉय के लिए। उसने कहा है कि अगर हम बिजनेसमैन चाहे और बिजनेस एंटरप्राइज चाहे तो अपने यहाँ के एम्प्लॉय को डेवलपमेंट कर सकते हैं और ग्रोथ भी करा सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो अवेलेबल करानी है वो है नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज, यहाँ पर पेमेंट जो करना है कॉम्पिटिटिव पार्ट पर वो है फाइनेंशियल सोर्सेज। तीसरी चीज, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू हम ये बिजनेसमैन या फिर बिजनेस एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉय को इतना कैपेबल बनाएं उस सर्टेन फील्ड के लिए कि उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ हो सके। क्यों? क्योंकि जब हम उसे ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके अंदर जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोटिवेट होगा, और जो चीज़ें उसे नहीं आती हैं या जो चीज़ों में उसे कभी कोई एरर फील हो रहा है तो वो उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि उसकी कैपेसिटी, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी ग्रोथ हो रही है। ये भी नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज है उस एम्प्लॉय के लिए। फोर्थ पॉइंट, providing special benefits such as housing, medical and free education facility for their children। यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया गया जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ पर अगर कोई एंटरप्राइज या कोई बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है, उससे ज़्यादा ग्रोथ चाहता है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो वो एक एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपसे बताया कि फाइनेंशियल भी हो, नॉन फाइनेंशियल भी हो, तो यहाँ पर वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए, जैसे हाउसिंग यानी कि फ्री एकोमोडेशन, रहना फ्री। तो जब रहने के लिए फ्री क्या कहना चाहिए बिजनेस मैन या बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड कराएगा तो उसे उसका बर्डन फील नहीं करना पड़ेगा।
मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड, और जो भी उसकी मेडिकल फैसिलिटी है, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस है, वो प्रोवाइड कराए बिजनेस एंटरप्राइज उस एम्प्लॉय को। एंड फ्री एजुकेशन फैसिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, और एम्प्लॉय के ही बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, क्योंकि आज के टाइम में अगर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है तो उससे रिलेटेड उसके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस को सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। इसलिए अगर उस कॉस्ट को बियर बिजनेस एंटरप्राइज कर लेती है तो बिजनेस एम्प्लॉय जो है वो उस बर्डन से फ्री हो जाता है। और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की जो फैसिलिटी है वो अगर बिजनेसमैन या बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है अपने यहाँ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो बताया गया कि ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज दोनों हैं। ये फ्री एजुकेशन फैसिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटी एंड द हाउसिंग फैसिलिटी, दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैंने आज बेटा ये डिस्कस किया कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन कौन से हैं, वो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। और जब तक कोई भी बिजनेस और बिजनेसमैन या बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगी तो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी दोनों ही इनकम्प्लीट हैं जब तक वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल ना कर ले। क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तभी पॉसिबल है और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तभी पॉसिबल है जब तक वो अपने ह्यूमन कैपिटल को उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा ना कर ले। तो यहाँ पर मैंने आज आपका जो ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक था वो क्लियरली कर आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से दैट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तीनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। कल आज आप ये चीज पढ़ के देखें, कल जो है इसके बारे में हम ये क्वेरी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में और आपका नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में आप मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हैं।